तो सुप्रभात बच्चों। हमने अभी तक पढ़ा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसी का दूसरा अंश है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। क्योंकि जिस तरीके से उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है, श्रम विभाजन जो जाति प्रथा के हिसाब से ही श्रम और श्रमिक विभाजन दोनों हो जाता है, उसका उन्होंने विरोध किया। तो आज उसका उन्होंने उत्तर भी दिया है, जवाब भी दिया है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यानी अगर जाति प्रथा का विरोध किया जाए तो फिर आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। उन्हीं बातों पर, विचारों पर उन्होंने आगे चर्चा की है कि किस प्रकार से हम जाति प्रथा के अगर विरुद्ध हैं तो आदर्श समाज क्या होगा, किस तरीके से जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकता है और इसके क्या फायदे होंगे। तो ये है उनकी मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। अब देखिए, तीन चीज उन्होंने महत्वपूर्ण बताई है कि आदर्श समाज की स्थापना में इन तीन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, और जिसकी वजह से जाति प्रथा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये तीन चीजें कर ली जाए तो जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकता है, या जाति प्रथा के बदले जो उपाय है वो लेखक के हिसाब से यह होगा कि समाज में स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मेरे नाक, नयन, नक्श और सब कुछ, रंग, सब स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज में आने के बाद जाति के आधार पर हमें विभक्त करना शुरू कर दिया जाता है, और फिर हमें एक अलग श्रेणी में ला खड़ा करते हैं जहां हमारे पास अधिकार नहीं होते। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है जहां आपको सारे अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, काम करने का अधिकार हो, बातचीत करने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, हर अधिकार आपको मिले हुए हैं। लेकिन जाति प्रथा में कहीं न कहीं इसमें से बहुत सारी चीजें बाधित हो जाती हैं, इनमें रुकावट डाल दी जाती है जाति प्रथा की वजह से। तो इसलिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं अपनी मर्जी से कार्य करने के लिए, तो समाज में इससे बाधा उत्पन्न होगी, समाज के विकास की गति रुक जाएगी। दूसरा है समता, बराबरी। सभी के साथ जो है समता का व्यवहार करना, बराबरी का व्यवहार करना, तभी आप समाज में विकास ला सकेंगे और जाति प्रथा को दूर कर सकेंगे। जो कि जाति प्रथा में बराबरी का अस्तित्व ही नहीं है, समता है ही नहीं। और भ्रातृता, एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व प्रेम, जैसे हम सगे भाई होते हैं, चचेरे भाई होते हैं, या दूसरे अलग अलग रिश्तेदारी के हिसाब से हम भाई बंधु होते हैं। अगर हम समाज में भ्रातृता अपना लें, एक दूसरे को भाई बंधु समझें अपने, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने सगे संबंधियों से व्यवहार करते हैं, तो यह भ्रातृता जो है समाज में इस दूरी को, इस कमी को दूर करेगी। तो क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सीधी सी बात है भाई, भाईचारे में क्या आपत्ति है? जब हम एक दूसरे से भाईचारा रखेंगे, प्रेम व्यवहार रखेंगे, मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना, एक साथ घूमना फिरना करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। तो जब तक ऐसा नहीं होगा कि कोई भी परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक हो, अर्थात समाज के हर व्यक्ति तक वह परिवर्तन पहुंचे, तभी सही मामले में भ्रातृत्व प्रेम दर्शाई दिखाई देगा। और ऐसे समाज के बहुविध
सबका भाग होना चाहिए। यानी अगर कोई कमजोर है तो उसे उठाने का प्रयत्न सबको करना चाहिए। यह नहीं है कि केवल उसकी अपनी जिम्मेदारी, वो हमारे समाज का अपना हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम उसे ऊपर उठाने में अपना योगदान उतना ही दें। ऐसे समाज के आगे कहते हैं कि सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अबाध यानी बिना रुकावट के किसी के साथ संपर्क किया जाए, ऐसे बहुत सारे साधन अवसर सभी को उपलब्ध हो। एक तो साधन हो गया, एक हो गया अवसर। अवसर यानी जब आप किसी से बात करना चाहते हैं और वो आपसे बात नहीं करना चाहते, ये अवसर नहीं है। जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, वो आपको मौका देता है बात करने का, आपसे मिलने जुलने का, संपर्क करने का, तो यह अवसर हो गया। और साधन, संपर्क करने के जो साधन है उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे मोबाइल फोन है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, या आमने सामने मुखातिब होकर के, तो ये संपर्क के साधन है। तो ऐसे ढेर सारी बातें हैं जो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और कहते हैं कि इसी के आधार पर हम समाज में से जाति प्रथा को हटा सकते हैं और एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी भाईचारा तभी संभव है जैसे दूध में पानी हो, या अब इसको अगर कहें कि पानी में दूध हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आज की जो जाति व्यवस्था है आज थोड़ा कम है, लेकिन जो पहले की जाति व्यवस्था थी उसमें पानी में दूध था। यानी दूध कम पानी ज्यादा, अर्थात विभाजनकारी नीतियां ज्यादा थी, लोगों के बंटवारे की नीतियां ज्यादा थी, जबकि उनके आपस में संपर्क करने के संसाधन साधन कम थे। क्योंकि और कहता है कि जब हम आपस में संपर्क करने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे को इसका मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तो यह लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या, एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र ऐसे नहीं कहते, बस लोकतंत्र कह दिया। या अगर आप इसकी परिभाषा देखें तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र और जनतंत्र एक ही चीज होती है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा पहले, 10वीं में। तो और लोकतंत्र में सभी को पूर्ण रूप से छूट होती है अभिव्यक्ति करने की, संपर्क करने की, एक दूसरे से बात विचार, अपनी संपत्ति, सभी चीजों की उसको पूरा अधिकार होता है। उसको कोई रुकावट नहीं डालती, बल्कि अगर उसके साथ कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसके लिए प्रशासन उसकी सहायता करता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जो भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? अब देखिए, दो चीजें हो गई, एक समता जिसमें लोकतंत्र, और एक भ्रातृता, दो चीजों को लेखक ने बता दिया। अब तीसरी चीज वो कहता है कि इसी प्रकार स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, भाई कहीं भी आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, भाई आपका जीवन है, आपकी शारीरिक सुरक्षा है, इसकी भी आपको स्वाधीनता मिलनी चाहिए कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसके लिए ही तो सरकार और प्रशासन बना होता है। स्वतंत्रता का विरोध करे, हम्म, स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई इसको विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, अब देखिए संपत्ति का अधिकार होता है जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार तथा सामग्री रखने का अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भाई आपकी संपत्ति है, आप उसको सुरक्षित रखें, और सरकार या प्रशासन का भी उसमें योगदान हो कि आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने में वह आपकी सहायता करे। जैसे हमारे घरों में अगर चोरी हो जाती है तो क्या होता है, हम पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, पुलिस उसको ढूंढती है, और इस प्रकार से उक्त व्यक्ति को सजा दी जाती है जिसने यह काम किया होता है, और हमें वो हमारी संपत्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्द तैयार नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, कई बार वो मान लेते हैं, चलो
ठीक है, शारीरिक संपत्ति सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार इनको दे दिया जाए, लेकिन मनुष्य के सक्षम तथा प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जो कि जाति प्रथा में नहीं है। तो ये जब तक आप व्यवसाय यानी अपनी मर्जी का काम नहीं करेंगे, इसे स्वतंत्रता, उसका अर्थ दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। यानी आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से गुलाम बना के रखा, भाई आपको यही काम करना है और इसी के अनुसार रहना है, और आपके साथ जो व्यवहार है वह व्यवहार उचित नहीं अगर होता है, आपके साथ अच्छे तरीके से बात विचार नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, तो यह सामाजिक दासता का एक रूप है। एक वर्ग को निश्चित कर दिया गया कि आपको वहीं रहना है और वहीं इस तरीके का ही काम करना है, फिक्स कर दिया गया है। हालांकि आज समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है, नो डाउट। हम आज बहुत सारे जूते चप्पल की दुकानें हैं जो ब्राह्मणों की भी है, क्षत्रियों के भी हैं, वैश्यों के भी हैं, बल्कि दुकान क्या पूरी की पूरी कंपनी, जैसे लिबर्टी देख लो, तो ये वैश्य हैं जिनकी वो कंपनी है। तो आज ये काम बुरा नहीं है क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है, परंतु आज भी जूता सिलने का काम जो है कंपनी के अलावा बाहर वो एक निश्चित बिरादरी ही करती है, क्योंकि उसके साथ वह चीज जुड़ी हुई है। हालांकि काफी हद तक आज उसे अवसर है कि वह दूसरा काम कर सकता है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन आ चुका है। लेकिन और भी परिवर्तन, जैसे आज भी ग्रामीण परिवेश में शादी विवाह में या ऐसे साथ बैठने की बातें जहां आती हैं, वहां आज भी जाति के हिसाब से व्यवस्था की जाती है, जो कि उचित नहीं है। और मैं आपको पिछले उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अ, उदाहरण कि कई स्कूलों में उन बच्चों से झाड़ू या टॉयलेट साफ करवाया जाता है, या कर्नाटक में भी एक दलित के बाल काट देने की वजह से उस नाई के खिलाफ सारा गांव और पड़ोस अड़ोस पड़ोस के गांव हो गए थे। ऐसे दुनिया भर के केस आते रहते हैं, रोज समाचार में कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है कि उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ ये किया गया। तो ये देखो, एक तो होता है लड़ाई झगड़ा, वो अत्याचार में नहीं आता, वो टकराहट आती है, जमीन को लेकर के है, पैसे को लेकर के है, घर को लेकर के है, वहां आप जाति प्रथा नहीं कह सकते। लेकिन एक व्यक्ति को जाति के आधार पर कि तुझे घोड़ी नहीं चढ़ना है क्योंकि तुम दलित हो, तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की जो विचार है ये दलित या जाति प्रथा की भावनाएं हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। या मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर देते हैं उनको। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं तो जिन्हें हम कह सकते हैं। उदाहरण जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो ये जाति प्रथा का ही एक रूप है। अब आइए समता का विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द की ही विवाद का विषय रहा। समता के आलोचक ये कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। अब बहुत सारे उदाहरण देते हैं लोग, बहुत सारे मेरी जानकारी में भी होते हैं, बहुत सारे जब बातचीत होती है, कभी बहस होती है, तो कहते हैं देखो पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी है, ऐसी जातियां होनी चाहिए, जाति होना जरूरी है, समाज में ये बना रहता है वो बना रहता है। अभी पिछले साल एक समाचार पढ़ा हमने कि वो उसका जो मृत देह को शमशान घाट में जलाने दी, बोले नहीं नहीं है ये तो अछूत है, इसका इस शमशान घाट में लाश नहीं जलेगी, इसका क्रियाकर्म यहाँ पर नहीं होगा। अब बताइए, मरने के बाद भी जहाँ जला देना है, फूंक देना है और राख ही बचनी है, वहां भी इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए आज भी ये चीज खत्म नहीं हुई, तो ये पाठ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 50 साल पहले था, क्योंकि आज भी ये चीजें हो रही हैं। सरकार से लेकर के प्रशासन तक इतना प्रयास कर रहा है। आम पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं जो उच्च वर्ग से हैं, लेकिन इतना काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने समाज को जागरूक करने का, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। और ऐसे कुतर्क देते हैं कि पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होते वैसे हर समाज का, अरे भाई ये तो हमारे घर में भी होता है। नो डाउट हमारे घर में भी कोई बहुत अच्छा कमाने लग जाता है, कोई मजदूरी करता है, लेकिन हम क्या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि तू मजदूरी करता है इसलिए तुझे हम छू नहीं सकते? या तू उच्च वर्ग है तो क्या हम उसको पैर दबाने जाते हैं, उसका पैर छूने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं? नहीं भाई,
वो हमारे घर परिवार का हिस्सा है, हमारा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बहन है या बहू है हमारे घर की। हम उसके साथ बहू जैसा ही व्यवहार करते हैं, छोटे भाई जैसा व्यवहार करते हैं, बड़े भाई जैसा व्यवहार करते हैं, पिता चाचा ताऊ जैसा व्यवहार करते हैं। ना कि हम वहां पर उसके काम के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं। क्या ऐसा कभी होता है? बच्चों, बताइए कि क्या ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि भाई हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो घर में सफाई का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, या मजदूरी करने चले जाते हैं, कमाने चले जाते हैं। तो क्या उसके साथ उनके साथ हम ऐसा कोई व्यवहार करते हैं कि भाई तुम ये काम करते हो इसलिए हम तुम्हें नहीं छू सकते? बोलिए, है ऐसा नो कोई? सर। क्यों नहीं करते, बताइए, क्यों नहीं करते? क्योंकि जाति प्रथा काम के आधार पर बढ़ी थी, फिर हमें उसका भी करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा भाई बंधु है, हमारा खून है। तो उसके साथ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही काम दूसरा व्यक्ति आता है करने, तो हम उसके साथ जाति के आधार पर जो है, मतलब हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे अछूत का व्यवहार करते हैं, उसे कहते हैं दूर रह, तू तो इस बिरादरी का है, या ऐसा है वैसा है, मंदिर में नहीं घुस सकता, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो यह जो है कितने अत्याचार की बात है। सोचिए उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी कि इतना सब कुछ। अच्छा, सबसे खास बात देखिए, गंदगी हम फैलाएं, सफाई वह करे। गंदगी हमने की लेकिन हम अछूत नहीं हुए, वह सफाई कर रहा है इसलिए वह अछूत है। कमाल की बात है ना, कितने हैरानी की बात है। अगर वो साफ करना छोड़ दे, सोचिए, पीछे हुआ था ऐसा यहाँ पर जब पानीपत में और हरियाणा में जब ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया था काम का, तो हमारे ये इसमें राज्य के जगह जगह हिस्से में कूड़ों का बदबू का ढेर लग गई थी, कूड़ों का ढेर लग गया। और लास्ट में बाबा राम रहीम तब जेल में नहीं थे, उनकी टीम आई थी और यहाँ पानीपत में सफाई अभियान चला के इन लोगों ने सफाई की थी। सोचिए, 2-4 दिन अगर ये लोग ऐसा काम ना करें तो हमारे साथ क्या होगा, कितनी बीमारियां हमारे घर में आ जाएंगी। जबकि वो गंदगी हमने की, उसने नहीं की है। खास बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसने गंदगी की नहीं, लेकिन सफाई वो कर रहा है। अब चाहे वो तनख्वाह के आधार पर करा, चाहे जैसे भी, लेकिन कर रहा है। पर भेद हम कर रहे हैं ना, गलती हमारी है। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाइए, वहां पर भी सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन जब वो सफाई कर रहे होते हैं तब भी और उसके बाद भी उनके साथ कोई ये कह करके व्यवहार नहीं करता कि आप चूंकि ये काम करते हो इसलिए आपके साथ हम अछूतों जैसा व्यवहार करेंगे, यदि आपको नहीं छुएंगे। ऐसा वहां कदापि नहीं होता। इवन कि वहां तो शादी विवाह भी होते हैं आपस में, कोई मतलब नहीं, क्योंकि काम को काम माना जाता है, वो उसका काम है जिसके आधार पर उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। अब आइए अगली बात, कहता है कि क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी ये नियामक सिद्धांत है। हम मानते हैं असंभव है समता, सभी लोग बराबर नहीं हो सकते, लेकिन व्यवहार करना तो हमारे बस में है। तो अब यहाँ कहते हैं नियामक सिद्धांत है, यह इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। अंत में है मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब 3 चीजें, एक शारीरिक वंश परंपरा, एक सामाजिक उत्तराधिकार, और एक मनुष्य के अपने प्रयत्न। 3 चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। शारीरिक परंपरा जो है, एक तो आपके माता पिता गठीले बदन के स्वामी हैं, सुंदर हैं, लंबे तगड़े हैं। जाहिर सी बात है आने वाली पीढ़ी भी काफी हद तक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि 3 पीढ़ियों का असर होता है विज्ञान के अनुसार। ग्रेगर जान मेंडल के सिद्धांत के अनुसार 3 पीढ़ियों तक असर पड़ता है वंश के ऊपर। तो शारीरिक वंश परंपरा, जो जैसे उन्होंने मटर के दाने पर आविष्कार किया था, एक छोटे पेड़ वाले मटर दाने, बड़े पेड़ वाले मटर दाने, और उनका क्रॉस बीट कराया था, फिर उसका परिणाम दिया था। तो उस आधार पर उन्होंने, हालांकि उस समय उनकी बात किसी ने मानी नहीं, उनके मरने के 100 साल बाद आनुवंशिकी को माना गया, हेरिडिटी को माना गया, जबकि उससे पहले नहीं माना जाता था। तो खैर, तो अगर हमारे माता पिता स्वस्थ हैं, लंबे चौड़े हैं, गोरे हैं, जाहिर सी बात है हमारी जो पीढ़ी है यानी हम भी उनके जैसे काफी हद तक होंगे।
दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार। अब मान लीजिए मेरे माता पिता हों या आपके माता पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति हो, तो जाहिर सी बात है आपको तो बिना मेहनत के मिल गई ना संपत्ति। तो आपका जो उत्तराधिकार है सामाजिक परंपरा के अनुसार, आपका जो एक आधार है वो तो उच्च रहेगा। जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, और तीसरा मनुष्य का प्रयत्न। अगर प्रयत्न नहीं करेगा तो फिर तो चाहे कितना भी अमीर हो वो गरीब हो जाएगा, और प्रयत्न करके कोई गरीब भी अमीर बन सकता है। लेकिन उसके साथ अगर दुर्व्यवहार, अत्याचार, जाति विभेद न किया जाए तो तीन चीजें, अगर शारीरिक परंपरा आपके पास है, सामाजिक उत्तराधिकार है और आपका प्रयत्न, अगर ये तीनों चीजें हैं तो जाहिर सी बात है आप बाकियों से श्रेष्ठ साबित होंगे अपने आप में। इन तीन दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। जाहिर सी बात है, जैसा कि बता दिया, तीन चीजों के आधार पर आप एक जैसे नहीं हो सकते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? तो देखिए यहाँ है कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी एक ने तो बहुत प्रयत्न किया और एक ने प्रयत्न नहीं किया, पूर्ण रूप से प्रयत्न नहीं किया, तो क्या उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। असमान प्रयत्न के कारण अगर एक का प्रयत्न बहुत अच्छा है और एक का प्रयत्न अच्छा नहीं हो पाया है, तो उसके साथ जो अनुचित व्यवहार तो नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। भाई एक मान लीजिए कि आपने तीन बच्चों को दौड़ा दिया, एक हिष्ट पुष्ट है, एक बच्चा बेचारा थोड़ा सा कमजोर है, और दोनों के लिए आपने एक ही लाइन रखी हुई है जीतने की, और आप कहिए कि चलो दौड़ो। अब दौड़ तो ना, जाहिर सी बात है जो शरीर से स्वस्थ है वो पहले पहुंचेगा, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि जो शरीर से थोड़ा कमजोर है आप उसको पुश करें। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, दौड़ जाओ, पकड़ लो, छू लो, पहुंचने वाले हो। हम तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करके उसका उत्साहवर्धन करते हैं, और कई बार वह जीत भी जाता है। और अगर नहीं जीतता है तो कम से कम उसके मन में यह भावना नहीं रह जाती कि मैं कमजोर था इसलिए मैं हार गया, बल्कि वो कहता है मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, मैं थोड़ा सा जीतते जीतते रह गया। एक तो हो जाता मैं हार गया, एक मैं जीतते जीतते रह गया। तो दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन वो तब है जब आपने दूसरे को पुश किया, उसको उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया कि वह भी इसमें भाग ले सकता है। आज ढेर सारे उदाहरण है कि दो टांग वाला हार जाता है और एक टांग वाला जीत जाता है कई बार, क्योंकि उसके अंदर जो उत्साह है, उमंग है, उसकी अपनी जो कार्य करने की क्षमता है, उसका अपना जो प्रयास प्रयत्न है, वह उस सब पर भारी पड़ता है, और परिणामतः वह जीत जाता है। और अगर कोई नहीं जीतता है तब भी उसका काम सराहनीय होता है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? सीधी सी बात है, जैसे आजकल बहुत सारे विकलांग लोग हैं, अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू करेंगे, उनको चिढ़ाएंगे या, तो कितना बुरा लगता है। इसी तरह जाति के आधार पर अगर आप किसी को, क्योंकि उसको अवसर तो मिला ही नहीं ना, सबसे खास बात कि उस अवसर नहीं मिला, उसकी वंश परंपरा अच्छी नहीं है और उसका सामाजिक आधार अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको कंपटीशन में उतारेंगे तो वो बाकियों से तो पिछड़ेगा, 100% पिछड़ेगा। इसलिए उसको उचित अवसर दिया जाना चाहिए, उचित समर्थन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय बाजी मार लेंगे जिनमें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। वह जिसका कुल उच्च है, जिसने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, पारिवारिक ख्याति है, पैतृक संपदा उसके पास है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ उसको मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो बाकियों से आगे निकलेगा। हाँ, अगर वो कोई प्रयत्न नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा धीरे धीरे पिछड़ने लग जाएगा। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं है। इसलिए यह कहना कि वही योग्य है बाकी अयोग्य है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा, क्योंकि आपने किसी एक विशेष व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे दिया। अतः न्याय का तकाजा यह कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों,
जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है। एक तो आपके वश की बात है, क्योंकि आप उच्च वर्ग में पैदा हुए, धन संपत्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो ये क्या है, ये आपके वश में था। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके बस में है ही नहीं, वो पैदा ही ऐसी जगह पर हुआ, तो उन दोनों के बीच में प्रतियोगिता संभव नहीं है। और इस आधार पर दूसरे व्यक्ति के साथ जिसको यह सब अवसर नहीं मिले, उसके साथ दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जैसे अगर विद्यालय में सभी को एक जैसा अवसर दिया जाए, नौकरी में एक जैसा अवसर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा। और आज के विद्यालयों में काफी हद तक हो रहा है, लेकिन अभी भी देखने को ऐसा मिल जाता है थोड़ा बहुत, जो गलता लोहा पाठ के तरीके से बहुत सारी चीज, जैसा मैंने बताया पिछले साल ही समाचार थे कि गुजरात के कई स्कूलों में उनसे टॉयलेट साफ कराए जाते हैं, उन छोटी जाति के नाम पर उनसे ये काम कराया जाता है। उनको अपनी खुद की टाट पट्टी लेके आनी आती है, जबकि बाकी बच्चों को स्कूल से टाट पट्टी मिलती है, उनके साथ नहीं बैठते। हिमाचल के समाचार में कि मिड डे मील बनाने वाली अछूत थी, इसलिए उसके हाथ का बच्चों ने खाना ही नहीं खाया। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण आज भी आपको समाज में मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही भयंकर स्थिति को बयां करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज हम यही समाप्त करेंगे इसका थोड़ा सा हिस्सा, और बाकी प्रश्नोत्तरों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा पाठ ये समाप्त होता है बच्चों। समाप्त नहीं होता, बल्कि इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे जो है अगला हिस्सा और प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।